नमस्कार साथियों। आज है ब्रेल दिवस और आज है 4 जनवरी। 4 जनवरी के दिन ही ब्रेल जो लुइस ब्रेल थे उनका जन्म हुआ था। इन्हें अंधों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि इन्हें एक पद्धति का आविष्कार किया था जिसका नाम था ब्रेल लिपि। फ्रांस के शिक्षाविद और अन्वेषक थे। इन्होंने अंधों के लिखने के लिए लिखने और पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया था। यह पद्धति ब्रेल नाम से जग प्रसिद्ध है। फ्रांस के जन्मे लुई ब्रेल्स अंधों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई खुद भी क्या थे, नेत्रहीन थे। इनके जीवनी की बात करें तो इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के छोटे से गांव कुप्रे में मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता क्या करते थे, शाही घोड़े थे, उनके लिए कांटी और जीन जो कि घोड़ों को बांधने काम आती उसके कार्य करते थे। उन्हीं के कार्यों में के लिए जो लुई ब्रेल थे 3 वर्षीय, वो भी अपने पिता के काम को देखने और उनके औजारों से खेलने चले जाते थे। खेलते खेलते एक दिन क्या हुआ कि एक जो चाकू था जो इन कांटियों का आदि को सही करने काम में आता था, वो उछलकर लुई के आँख में जा गिरा। इससे एक आँख पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, पर इतना विकसित परिवार नहीं था, इसलिए उन्होंने साधारण से जो मरहम पट्टी आदि लगा करके उसको कि छोटा बच्चा आराम से ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद दूसरी आंख में भी दिखना बंद हो गया और लुई ब्रेल्स 8 वर्ष की उम्र में जाते जाते पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुका था। इसी वजह से लुई ब्रेल्स ने यानी अपनी आंखें खो दी और इन्होंने अपनी जो संसार में लड़ने की प्रबल इच्छा को मरने नहीं दिया और उन्होंने फ्रांस के मशहूर पादरी वैलेंटाइन की शरण में जा पहुंचा। पादरी वैलेंटाइन के प्रयासों के चलते 1819 में इस 10 वर्षीय बालक को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड में दाखिला मिल गया। यह वर्ष 1821 था। बालक लुइस अब तक 12 वर्ष का हो चुका था। इसी दौरान विद्यालय में बालक लुइस को पता चला कि शाही सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने सेना के लिए ऐसी कोटलिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वे टटोलकर अंधेरे में भी संकेतों को पढ़ सकते थे। कैप्टन चार्ल्स बाबर का उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था। बालक लुइस का मस्तिष्क सैनिकों के द्वारा टटोलकर पढ़ी जा सकने वाली कोटलिपि में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने की संभावना ढूंढ रहा था। उसने पादरी वैलेंटाइन से ये इच्छा प्रकट की कि वह कैप्टन चार्ल्स बाबर से मुलाकात करना चाहता है। पादरी ने लुइस की कैप्टन से मुलाकात की व्यवस्था कराई और अपनी मुलाकात के दौरान बालक ने कैप्टन के द्वारा सुझाई गई कोटलिपि में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। कैप्टन चार्ल्स बाबर उस अंधे बालक का आत्मविश्वास देखकर दंग रह गए। अंततः पादरी वैलेंटाइन के इस शिष्य के द्वारा बताए गए संशोधनों को उन्होंने स्वीकार किया। अब लुई ब्रेल जो लिपि है उसको मान्यता किस प्रकार से मिली। लुई ब्रेल ने 8 वर्ष के अथक परिश्रम से इस लिपि के अनेक संशोधन किए और 1829 में 6 बिंदुओं पर आधारित ये लिपि बनाने में सफल हुए। लुइस ब्रेल में आत्मविश्वास की अभी और परीक्षा होना बाकी थी और इसीलिए उनके द्वारा आविष्कृत लिपि को तत्कालिक शिक्षा शास्त्रियों द्वारा मान्यता नहीं दी गई और उसका मजाक बनाया गया। सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बाबर के नाम का साया लगाकर इस लिपि पर मंडराता रहा और सेना के द्वारा उपयोग में लाए जाने के कारण इस लिपि का सेना की कूटनीति ही समझा गया। परंतु लुई ब्रेल ने हार नहीं मानी और पादरी वैलेंटाइन के संवेदनात्मक, आर्थिक और मानसिक सहयोग से इस शिष्य ने अपनी आविष्कृत लिपि को दृष्टिहीन व्यक्तियों के मध्य लगातार प्रचारित किया। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की कि उसे दृष्टिहीनों की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। यह लुइस का दुर्भाग्य रहा कि उनके प्रयासों को सफलता नहीं मिल सकी और तत्कालिक शिक्षा शास्त्रियों ने द्वारा इसे भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के योग्य नहीं समझा। अपने प्रयासों को सामाजिक और संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्षरत लुइस 43 साल की अवस्था में 1852 में जीवन की अंतिम यात्रा अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। लुइस ब्रेल का देहांत 6 जनवरी 1852 में हुआ था।
लुइस ब्रेल द्वारा आविष्कृत 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि उनकी मृत्यु के उपरांत दृष्टिहीनों के मध्य लगातार लोकप्रिय होती गई। लुइस की मृत्यु की घटना के बाद शिक्षाशास्त्रियों द्वारा उनके किए गए कार्यों की गंभीरता को समझा जाने लगा और दृष्टिहीनों के मध्य लगातार मान्यता पाती जा रही लिपि के प्रति अपने पूर्वाग्रहों दकियानुसों विचारों से बाहर निकलते हुए इसे मान्यता प्रदान करने की दिशा में विचारित किया गया। अंततः लुइस की मृत्यु के पूरे 100 वर्ष होने के बाद 20 जून 1952 का दिन उनके सम्मान का दिवस निर्धारित किया गया। इस दिन उनके गृह जो उनका गांव था कुप्रे में 100 वर्ष पूर्ण दफनाए गए। उनके पार्थिव शरीर के अवशेष पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाहर निकाले गए। उस दिन जैसे लुइस के गांव कुप्रे का पुनर्जन्म हुआ, स्थानीय प्रशासन और सेना के आला अधिकारी उनके पूर्वजों ने लुइस के जीवन काल और उनको लगातार उपेक्षित किया और दृष्टिहीनों के लिए उनके लिपि को गंभीरता से न लेकर उनका जो मजाक बनाया था। अपने पूर्वजों के द्वारा की गई गलती को माफ़ी मांगने के लिए उनकी समाधि के चारों ओर इकट्ठा हुए। लुइस के शरीर के अवशेष सम्मान निकाले गए और सेना के द्वारा बजाई गई शोक धुन के बीच राष्ट्रीय ध्वज में उन्हें पुनः लपेटा गया और अपनी ऐतिहासिक भूल के लिए उत्खनित जो शरीर के अंश के सामने समुच्च राष्ट्र ने माफ़ी मांगी और राष्ट्रीय धुन में बजाई गई। और इस सब के उपरांत धर्माधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशन के अनुरूप लुइस से सम्मानित चिर निद्रा में लीन होने प्रार्थना की गई और उसके द्वारा बनाए गए स्थान पर उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ पुनः दफनाया गया। संपूर्ण वातावरण ऐसा अनुभव दे रहा था जैसे लुइस पुनर्जीवित हो गए। भारत ने भी लुइस के जो सम्मान में बहुत कार्य किया है। जैसे कि लुइस के 200 वर्ष पूरे होने पर 200 वर्ष 4 जनवरी 2009 को उन्होंने लुइस के जो जन्म दिवस के ऊपर हमारे देश में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी की गई। ये शायद पहला अवसर नहीं था जब मानव जाति ने किसी महान आविष्कारक के कार्य को जीवन काल में उपेक्षित किया है। जब वह महान आविष्कारक नहीं रहे तो उनके कार्य का सही मूल्यांकन तथा उन्हें अपेक्षित सम्मान प्रदान करते हुए अपनी भूल का सुधार किया। ऐसी परिस्थितियाँ समुद्र विश्व में समक्ष अक्सर आती रहती, जैसे कि हमारे जो प्रेमचंद थे उनको अपने जीवन काल में सम्मान नहीं मिला, उसकी मृत्यु के उपरांत जो सम्मान मिला था वो सम्मान अपेक्षित। इसी प्रकार से लुइस ब्रेल्स को भी यानी जीते जी सम्मान नहीं मिला और मृत्यु के उपरांत उनको दुनिया यानी अपनी जो पहचान है वो बना पाई। आई होप कि लुइस ब्रेल के जीवन से आपने कुछ सीखा है, अपने जीवन में संघर्षरत रहे हैं और अंतिम समय तक भी अपनी जो दृढ़ इच्छा है उसको नहीं छोड़ा। धन्यवाद। सैल्यूट है आप सभी को। भारत माता की जय।